हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पारस फैक्टर। पारस की छोटी सी दुनिया और बड़े से दिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने जाना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ और बाकी सब कुछ मेरे बारे में। लेकिन ये वीडियो आप लोगों के उस सवाल के ऊपर डिपेंड करती है जो आपने मेरे को सबसे ज़्यादा पूछा है अभी तक, कि मेरा ट्रांजिशन कहाँ से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और आप अपना ट्रांजिशन कब कराए, कैसे कराए, किससे कराए। उन सारे सवालों के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाए जो आपके मन में बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। सबसे पहला सवाल, बैठ जाता हूँ, बैठ के बनाता हूँ, इजी रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है कि मैंने ट्रांजिशन कब कराया और आपको ट्रांजिशन कब कराना चाहिए। तो मैं इसके लिए बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने कब कराया, इससे आपका कब हो सकता है या होगा, इसका कोई लेना देना नहीं होता। सबका अपना अपना अलग टाइम होता है अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। मैंने 2021 में स्टार्ट किया था। आप लोग कब करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कब कर सकते हैं ये सही सवाल है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो आपको अपने पेरेंट्स का कंसेंट ज़रूर लगेगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो भी इंडिया में कुछ साइकेट्रिस्ट पूछ लेते हैं 19-20 साल की उम्र तक। उसके बाद जब आप 21 साल के हो जाते हो तो आपसे कोई साइकेट्रिस्ट ये नहीं पूछेगा, कोई डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कि आप अपने पेरेंट्स की सहमति लेकर आए हो या नहीं आए हो। ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल रहता है, सबको पता होगा आप लोगों को। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला जो स्टेप होता है ट्रांजिशन में वो होता है GID लेटर लेना। GID लेटर जो है उसको कुछ लोग जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, कुछ GD बोलते हैं, जेंडर डिस्फोरिया का सर्टिफिकेट बोलते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं। GID पहले यूज़ किया जाता था, अब नहीं किया जाता क्योंकि ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया था। तो ये जो है ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलता है और कितनी बार लेना पड़ता है। पहला जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको स्टार्टिंग में ही लेना पड़ता है किसी भी साइकेट्रिस्ट से कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है या फिर इसको ऐसा फील होता है, इनको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है या फिर जेंडर डिस्फोरिया है। वो कंफर्म करके देते हैं, एक सर्टिफिकेट पे लिख के देते हैं। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। वो लोग क्या करते हैं, आप जब उनका क्लिनिक विज़िट करते हो या फिर अगर आप उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हो तो उस टाइम पे वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। उनका एक मतलब फॉर्मेट होता है कि वो आपकी डिटेल्स लेंगे, आपके नाम वगैरह जानेंगे और उसके बाद वो आपसे पूछेंगे, मतलब कुछ जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं लोग ये भी पूछते हैं। तो मैं बताता हूँ कुछ क्वेश्चन जो मेरे को ध्यान है, मेरे से 2021 में पूछे थे। सबसे पहले वो आपकी फ़ैमिली के बारे में पूछेंगे, फिर वो पूछेंगे कि आप बचपन से क्या पहनते हो, आपको कौन से गेम्स खेलना पसंद थे और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादातर लड़के रहे या लड़कियां रही हैं और आप लड़कों की तरफ अट्रैक्टेड हो या लड़कियों की तरफ अट्रैक्टेड हो। उनका मेन रीज़न क्या होता है पूछने का कि अगर आप अभी श्योर नहीं हो तो मतलब वो ये चेक करते हैं कि आप लोग श्योर हो या नहीं हो। अगर आप अभी भी श्योर नहीं हो तो आपको GID लेटर नहीं देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने एक बार ट्रांजिशन करा लिया तो आपका वापस मुड़ के जाना बहुत 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 मुश्किल या फिर यूँ कह सकते हैं कि नामुमकिन हो जाएगा। इस स्टेप के बाद आप वापस जा सकते हैं। ठीक है, आपने GID लेटर लिया और वो कोई मेडिकेशन नहीं देते, आपको कोई ऐसा प्रोसेस नहीं करते, वो बस चेक करते हैं कि आप श्योर हैं या नहीं। GID लेटर लेना कहाँ से ले सकते हैं, कोई भी साइकेट्रिस्ट जो सर्टिफाइड हो इस काम के लिए, आपको सर्टिफिकेट देने के लिए उनसे ले सकते हैं। आप अपने किसी भी शहर में ले सकते हैं। मैंने दिल्ली से लिया था। दिल्ली में बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं जो देते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन भी देने लगे हैं। आप जो है वो कोशिश करना कि ऑफ़लाइन जाके लें, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स जो है वो ऑनलाइन वालों को इतना कंसीडर नहीं करते हैं। कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बाकी आप लोगों के कंफर्ट जोन पे भी, अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं, ऐसी किसी जगह रहते हैं जहाँ पे ऐसे साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं हैं या फिर ऐसे कुछ साइकेट्रिस्ट हैं जो मतलब आपको वापस परेशान करना शुरू कर देते हैं। कुछ होते हैं ट्रांसफोबिक होते हैं, वो लोग आपको परेशान करना भी शुरू कर सकते हैं।
तो आप कोशिश करना कि या तो किसी बड़े शहर के साइकेट्रिस्ट से ले जिनको इस बारे में नॉलेज है, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसकी फ़ीस जब मैंने कराया था तो उस टाइम पे समथिंग अराउंड 1000-1200 रुपये थी, 1000-1500 रुपये कुछ ऐसी फ़ीस लगी थी इसकी। मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है लेकिन इतनी ही लगी थी, 1000-1500 रुपये मैक्स टू मैक्स। उसमें उन्होंने मेरे को मतलब आधे घंटे में दे गए मेरी GID। ऐसे जाने के बाद मैं डायरेक्ट चला गया था, मैंने कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं ली थी। और उसके बाद आपको एक और GID चाहिए होता है, वो चाहिए बाद में, जब सर्जरी से पहले। कुछ डॉक्टर उसी को कंसीडर कर लेते हैं अगर वो उसी टाइम फ्रेम में है, कुछ 6 महीने पुराना या 1 साल पुराना है तो कुछ डॉक्टर कंसीडर कर लेते हैं। नहीं तो कुछ डॉक्टर आपको दूसरा GID लाने के लिए बोलते हैं डॉक्टर से कि आप सर्जरी के लिए रेडी हैं। ये श्योरिटी होती है उन लोगों के लिए, मतलब एक ऐसा होता है ना कि आप श्योर हैं कि आप सर्जरी करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के घर वाले ट्रांजिशन के बाद सर्जरी करने वाले डॉक्टर के पीछे पड़ जाते हैं कि तुमने हमारे बच्चे का ब्रेन वॉश किया और तुमने हमारे बच्चे को पागल बनाया है, उसकी ज़बरदस्ती सर्जरी करिए। इस तरीके के इल्ज़ाम उन लोगों के ऊपर लगा दिए जाते हैं। इसीलिए वो लोग प्रेफर करते हैं कि आप लोग रिटर्न में उन्हें दें कि आप अपनी मर्ज़ी से ये सर्जरी करें, और इसमें उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, कोई हाथ नहीं है। ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी आपको GID मिलने के बाद ही स्टार्ट होती है। जो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट होते हैं वो आपसे जाते ही पहली चीज़ जो मांगेंगे वो GID लेटर मांगेंगे। उसके बाद वो आपके टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, ताकि वो चेक कर सके कि आपकी बॉडी में कितने हार्मोन्स कौन सी मात्रा में हैं, कौन कौन से हार्मोन कौन कितनी मात्रा में है, वो सब टेस्ट करते हैं। और उसी के हिसाब से वो आपको टेस्टोस्टेरोन की जो शॉट्स हैं या फिर डोसेज है वो आपको रिकमेंड करते हैं कि ये वाला इंजेक्शन लगेगा, ये वाला लगेगा। मैंने जो ज़्यादातर सुना है वो टेस्टोविरोन 250 mg और सस्टेनॉन 250 mg, ये 2 इंजेक्शन मैंने और मेरे दोस्तों ने लिए हैं। आप लोग बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के मत लेना, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो सकता है कि आपकी बॉडी को वो सूट ना करे। तो वो आपके ब्लड टेस्ट वगैरह होने के बाद ही पता चलते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो कौन से इंजेक्शन को सूट करेगी या फिर वो इंजेक्शन आपको सूट करेगा। क्योंकि अगर आपने गलत ले लिया तो आपके साथ गलत भी हो सकता है, और उसकी ज़िम्मेवारी हमारी बिल्कुल भी नहीं है। बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप वो काम ना करें। ये होता है सेकंड स्टेप। अब इसमें कितना पैसा लगता है डॉक्टर की कंसल्टेशन? अगेन सबसे पहले आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वही 1000-1500 रुपये के आसपास इसकी फ़ीस होती है। जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं वो 1500-2000 रुपये, 2-3 हज़ार रुपये कुछ ऐसे होते हैं। और जो इंजेक्शन आता है वो पहले आता था 350-400 रुपये का एक इंजेक्शन आता था, अभी शायद 500-550 रुपये के आसपास हो गया है। शुरू की जो मेरी डोसेज थी वो थी हर 15 दिन में एक इंजेक्शन। अभी जो मेरी डोसेज चल रही है वो चल रही है एक इंजेक्शन 250 mg का 1 महीने में। अब उसके बाद आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने शुरू होते हैं। इंजेक्शन लगने के 1 ही महीने के अंदर आपको अपनी आवाज़ थोड़ी भारी भारी लगने लगेगी, सबसे पहला चेंज। सेकंड चेंज जो आता है, आपकी फेस पे थोड़े थोड़े हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड चेंज, आपकी जो पीरियड साइकिल होती है या पीरियड्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। सेकेंड मंथ में, किसी को फर्स्ट मंथ में हो जाती है, किसी को सेकेंड मंथ में हो जाते हैं, किसी को 3 महीने लगते हैं। सबकी बॉडी जो है वो अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है और सबका अलग अलग टाइम पीरियड होता है। तो उसके बाद आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे चेंजेस अडेप्ट करना शुरू करती है। आपकी बॉडी के जो हेयर हैं वो उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ने लगती है। बाल जो है पूरी बॉडी पे ऐसे बाल बाल आपको दिखने लगेंगे, फेशियल हेयर आने लगेंगे आपको। और फिर उसके बाद जब 6 महीने हो जाएंगे तो 6 महीने में आप देखो कि आपकी आवाज़ जो है वो एकदम बदलने लगती है। मतलब आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आपकी आवाज़ इतनी बदल जाएगी। जो लोग आपके साथ रहते हैं ना उनको भी कम पता चलता है, क्योंकि वो आपकी आवाज़ लगातार सुनते रहते हैं। लेकिन जो लोग आपको 6 महीने बाद मिलेंगे वो आपकी आवाज़ पहचान भी नहीं पाएंगे। और यूजुअली केसेस में क्या होता है कि आपका अगर कोई भाई है तो उसकी आवाज़ सुनना और आप अपनी आवाज़ सुनना रिकॉर्ड करके, वो आप लोगों को एकदम सेम लगेगी, क्योंकि हमारे जीन्स जो है वो जेनेटिक्स जो है वो उसी तरीके के हैं।
तो हमारी आवाज़ मोस्टली हमारे भाई जैसी हो जाती है। अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि अगर मैं फ़ोन पे बात करूँ और मेरा भाई फ़ोन पे बात करे तो कोई पहचान नहीं सकता कि कौन से ने बात करी। मतलब उसका फ़ोन मैं भी अटेंड कर लूँ तो किसी को समझ नहीं आएगा कि मैंने बात करी। ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आने लगते हैं और उसके बाद फाइनल जो चेंजेस आने लगते हैं वो आता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर में। जो आपके शोल्डर्स हैं वो थोड़े ब्रॉड होने लगते हैं। आपके जो कर्व होता है कमर में, यहाँ पे जो कर्व होता है वो सीधा सीधा सा होने लगता है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर मतलब बॉडी का जो ढांचा होता है वो चेंज होने लगता है धीरे धीरे। और उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो ऐसा मस्कुलाइन बॉडी जो बोलते हैं, ऐसा मेल बॉडी जैसा होने लगता है और आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं।